सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की तारीख में विश्व स्तर पर भारत अपनी जिस सुरक्षा, संचार और तमाम आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के बूते बुलंदी से खड़ा है, आज से 50 साल पहले तक इन सब चीजों का भारत के लिए कोई वजूद ही नहीं था। इन चीजों के मामलों में भारत शून्य था और दूसरों पर निर्भर रहता था। हालांकि ये चीजें तब भी भारत के लिए उतनी ही अहमियत रखती थी, लेकिन तब की तारीखों में इन चीजों को भारत में इस्तेमाल करने के लिए भारत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन मशीनों को दुनिया के बड़े देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और रूस से करोड़ों डॉलर में खरीदा करती थी। और इस तरह भारत के वैश्विक कोष से हर साल करोड़ों डॉलर इन देशों में से किसी एक के पास चले जाते थे और इस तरह ये व्यापारिक सौदा चलता रहता था। लेकिन जल्द ही इसरो में काम करने वाले काबिल वैज्ञानिकों को समझ आया कि इन देशों पर इतना निर्भर होना भारत के लिए फायदेमंद बिल्कुल नहीं होगा। लिहाजा होमी जहांगीर भाभा से लेकर के सिवान तक जितने भी इसरो के चेयरमैन हुए, उन्होंने कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल करके बेहतर से बेहतर स्वदेशी आविष्कार करके भारत को वैज्ञानिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए काम किया। भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों और भारत सरकार की दुनिया भर से हुई कोल्ड वॉर से तो हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन इस बीच 90 के दशक में भारत अपने स्पेस प्रोग्राम को बुलंद करके स्वदेशी स्तर पर स्पेस रॉकेट्स बनाने में लगा हुआ था। वैसे वो दौर पड़ोसियों से रंज का दौर था और सुरक्षा के लिहाज से टेक्नोलॉजी भारत के लिए अहम थी, लेकिन तब भारत ऐसी एडवांस मशीनों और टेक्नोलॉजीज के लिए दूसरे मुल्कों पर निर्भर था। लेकिन उस दौर में इसरो की कमान एक ऐसे इंसान के हाथों में थी जो भारत को हर हाल में इन एडवांस रॉकेट्स का सुरक्षात्मक कवच सौंप कर ही दम लेता। दोस्तों, वो शख्स थे पूर्व इसरो प्रमुख श्री नंबी नारायणन जी। और आज की हमारी यह खास वीडियो इसी परम देशभक्त व्यक्ति के पूरे जीवन के संघर्षों के बारे में होने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब वापस कहानी पर आते हैं। 280 के दौर से ही दुनिया भर में वेपनरी क्रायोजेनिक इंजन्स की बात की जा रही थी। ये एक ऐसी तरह की टेक्नोलॉजी थी जो कम तापमान पर धातु के इस्तेमाल को बेहतर बनाने का काम करती थी। लिहाजा इसका इस्तेमाल स्पेस रॉकेट्स में किया जाना उस वक्त सबसे बेहतर उपाय समझा जाता था और अमेरिका, रूस, फ्रांस के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद थी। भारत भी इस ग्रुप का सदस्य बनना चाह रहा था, लेकिन लालची अमेरिका ये टेक्नोलॉजी साझा करके अपना करोड़ों डॉलर का व्यापारिक नुकसान नहीं करवाना चाहता था। और अमेरिका और पाकिस्तान एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। दोनों की भारत से कट्टर दुश्मनी थी। फ्रांस इस मामले में थोड़ा नर्म था, लेकिन उसके लिए भी व्यापार ज्यादा अहम था। लेकिन रूस भारत का एक पड़ोसी और अच्छा दोस्त था, इसलिए ऐसी खास टेक्नोलॉजीज और हथियारों के लिए भारत रूस का रुख किया करता था। और भारत के कई साइंटिस्ट इन मशीनों की डील करने के लिए भारत सरकार के नेतृत्व में रूस जाया करते थे। हालांकि भारत अपने स्तर पर भी कई नए नए आविष्कार करके अपनी छवि एक प्रबल राष्ट्र के रूप में बना रहा था, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी काफी कॉम्प्लेक्स थी। यहाँ तक कि खुद भारतीय वैज्ञानिक अगर इसे बनाने जाते तो अरबों डॉलर का खर्चा होता, जो उस वक्त की सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लिहाजा इसरो ने ये टेक्नोलॉजी रूस से खरीदने का ऑप्शन ही बेस्ट समझा। लेकिन अमेरिका और फ्रांस को ये बात नागवार गुजरी। वो दौर कोल्ड वॉर का दौर था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने रूस को समझाया कि अगर ये टेक्नोलॉजी भारत को उसने बेची तो विश्व स्तर पर उसे दूसरे यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक और आर्थिक मामलों में काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। लिहाजा रूस को भारत के साथ क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी को साझा करने की डील तोड़नी पड़ी। लेकिन जल्द ही भारत ने उनके आगे एक ऐसा ऑफर रखा जो रूस और भारत दोनों के फेवर में था। भारत के इसरो प्रमुख नंबी नारायणन ने रशियन से बात की कि वो भले ही उन्हें टेक्नोलॉजी ना दें, मगर 4 क्रायोजेनिक इंजन्स तो बेच दें। तब केरल की एक हाईटेक इनोवेशन नाम की कंपनी के साथ डील करके कोल्ड वॉर के बीच से ही नंबी नारायणन जी ने रूस से 4 क्रायोजेनिक इंजन्स भारत लाए। और यहाँ अगर उन्होंने उन्हें बनाने वाली टेक्नोलॉजीज को समझना और डिकोड करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बेस्ट साइंटिस्ट्स की टीम को इस काम में लगाया
और खुद भी रात दिन इसमें जुटे रहते थे। लेकिन जल्द ही ये बात अमेरिकियों के कानों तक पहुंच गई और भारत के पोटेंशियल और नंबी नारायणन जी के दिमाग को देखते हुए उन्होंने सोचा कि अगर भारत अपने दम पर ये टेक्नोलॉजी हासिल करके विश्व स्तर पर सक्षम हो जाएगा तो उसे व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने एक बहुत बड़ी साजिश रची। दोस्तों, नंबी जी केरल से आते थे और साल 1994 में इसरो में क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। CIA ने उन्हें बदनाम करने और उन्हें देशद्रोही बनाने की साजिश रची। उस वक्त केरल में वामपंथियों की सरकार थी। उन्होंने उनके कुछ प्रसिद्ध नेताओं को पकड़ा और खूब सारे पैसों के बदले अपनी साजिश में मोहरा बना लिया। उसके बाद केरल सरकार ने अपना जोर लगाया और केरल पुलिस को इस साजिश में शामिल कर लिया। फिर यहाँ से इस कहानी में अग्नि परीक्षा का वो दौर आता है जो एक सच्चे देशभक्त साइंटिस्ट को 24 सालों तक देनी पड़ी। दोस्तों, क्या था वो पूरा मामला, चलिए आपको तफ्तीश से सुनाते हैं। 24 नवंबर 1994 को केरल के तिरुवनंतपुरम में केरल पुलिस ने मलेशियाई मूल की 2 महिलाओं मरियम रशीदा और फौजिया हसन को इस आरोप के तहत पर गिरफ्तार किया कि ये दोनों दूसरे देश की जासूस हैं और भारत से कोई सेंसिटिव कागजात दूसरे देशों में लेकर जा रही हैं। इन दोनों महिलाओं की जब तफ्तीश हुई तो उन्होंने इसरो के डायरेक्टर नंबी नारायणन जी का नाम ले लिया और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों ने उन्हें 30 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो नंबी जी खुद नहीं इस मामले को समझ पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उन्हें पता चला कि उन पर करोड़ों रुपए देकर खरीदी गई क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी को दुनिया के दूसरे देशों सहित दुश्मन देश पाकिस्तान को बेचने का आरोप लगा है, तो वो भी हक्के बक्के रह गए। उस वक्त के मीडिया ने भी इस चीज की बिना गहरी जांच किए पुलिस के आरोपों को सच मान लिया और अदालत का फैसला आने से पहले ही करोड़ों भारतीयों की नजरों में नंबी जी एक देशद्रोही बना दिए गए। जब ये पूरा मामला केरल की अदालतों में चल रहा था तो उन्हें 50 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में रखा गया। उनसे उनका ओहदा, उनका नाम और उनका काम सब छीन लिया गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच कुछ ऐसी हुई थी कि कोई भी उनकी कहानी से ये मान जाए कि नंबी जी दोषी हैं। लेकिन अदालत ने इस मामले की गहराई को समझते हुए दूसरे पक्ष यानी नंबी जी के पक्ष से भी निष्पक्ष जांच के लिए इस पूरे मामले की CBI जांच के आदेश दिए। लेकिन उस वक्त भी नंबी जी को जेल में ही रहना था। केरल पुलिस के प्रभाव और मीडिया की लापरवाही के कारण नंबी जी का परिवार भी सामाजिक तौर पर बहिष्कृत किया जाने लगा। जब CBI ने इस मामले के हर पहलू की जांच की तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कोर्ट में ये साफ साफ बताया कि नंबी जी का पुलिस के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों से संबंधित होने का कोई एक सबूत भी उन्हें नहीं मिला है। CBI ने कोर्ट में कहा कि पुलिस के आरोपों को सिद्ध करने के लिए खुद पुलिस के पास भी ठोस सबूत नहीं है, इसलिए ये पूरा प्रकरण झूठा लगता है। दोस्तों, कोर्ट CBI जांच से सहमत हुआ और 2 साल बाद 1996 में उन्होंने नंबी जी को बाइज्जत बरी करने का हुक्म दे दिया। लेकिन दोस्तों, केरल की वामपंथी सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली और अपनी दलीलों में उन्होंने कहा कि वो इस पूरे मामले की जांच अपने राज्य की स्पेशल इंटेलिजेंस टीम से करवाना चाहती हैं। कोर्ट ने CBI जांच के आधार को मानते हुए केरल सरकार की इस दलील को ठुकरा दिया। इसी बीच नंबी जी भी दिल्ली पहुंचे। मामला 1996 से ही शीशे की तरह साफ था, लेकिन अब केरल सरकार सिर्फ इसे लंबा खींचना चाहती थी ताकि नंबी जी को इसरो जाने से रोका जा सके, क्योंकि जितनी तेजी से वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, ऐसा माना जा रहा था कि लगभग तय हो चुका था कि वो स्वदेशी तौर पर भारत को जल्द ही क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से लैस कर देंगे और तब भारत को किसी बड़े देश की तरफ मदद का हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वर्ष 1996 से शुरू हुई नंबी जी की अग्नि परीक्षा, जिसकी जांच केरल में उन्हें और उनके परिवार वाले लोगों को भी झेलनी पड़ रही थी। उनकी बीवी बच्चों को सामाजिक और मानसिक तौर पर काफी यातनाएं झेलनी पड़ी। खुद नंबी जी से भी लोग अच्छे से बात नहीं करते। वो जहां भी जाते लोग उनसे दूर भागते या ऐसे नफरती लहजे से पेश आते जैसे वो सच में एक देशद्रोही हो। उस दौर में उनके साथ कई बार ऐसे हालात आए जिसके आगे उन्हें मर जाना ज्यादा आसान लगता था और एक बार उन्होंने आत्महत्या की कोशिश भी की, लेकिन वक्त रहते उनकी बीवी और बच्चों ने उन्हें संभाला और उन्हें समझाया कि अगर वो इस लड़ाई से हार मानकर चले गए तो उनके जाने के बाद सारी उम्र उनके परिवार को एक देशद्रोही का परिवार समझा जाएगा। इसलिए अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए उनका जिंदा रहकर न्याय की ये लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी था। नंबी जी सिर्फ अपने परिवार के भरोसे 22 सालों तक न्याय की आस में सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटते रहे। लेकिन दोस्तों, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और सच को कितना भी दबाया जाए वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है।
सालों से चल रहे इस मामले को 14 सितंबर 2018 में 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। फैसले का एक एक शब्द नंबी नारायणन जी के हक में था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था, ये शीशे की तरह साफ है, इस मामले में जितने भी आरोप नंबी नारायणन जी के ऊपर लगे हुए हैं वो सारे झूठे हैं और एक साजिश के तहत लगाए गए थे और तत्कालीन SIT के जिन अधिकारियों और पुलिस वालों का इसके पीछे हाथ था उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने झूठे आरोपियों को सजाएं सुनाई। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिस सामाजिक सम्मान की क्षति नंबी जी और उनके परिवार को हुई है उसे पैसों से नहीं भरा जा सकता, लेकिन फिर भी केरल सरकार उन्हें मुआवजा दे। और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन अधिकारियों के घर और प्रॉपर्टी बेचकर लगभग 50 लाख का मुआवजा नंबी जी को दिलवाया। दोस्तों, अपने देश के सबसे महान वैज्ञानिक में से एक के साथ हुई इस तरह की ट्रेजेडी को भारत सरकार भी कम करना चाहती थी। वो नंबी जी को वो सम्मान देना चाहती थी जिसके वो हकदार थे। इसलिए 2019 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस क्रायोजेनिक इंजन का काम नंबी जी को अधूरा छोड़ना पड़ा था उसकी वजह से 15 साल भारत उससे जूझता रहा। लेकिन नंबी जी के पुराने नोट्स और जो लोग उनके साथ काम किया करते थे उनसे लगातार बात करके भारत अपना स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने में कामयाब हुआ। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर ये पूरा प्रकरण कभी हुआ ही नहीं होता तो भारत शायद 15 साल पहले ही वो इंजन बना चुका होता और इसरो आज से भी कई आगे होता। दोस्तों, नंबी नारायणन जी के साथ हुए इस पूरे मामले में हमें 3 चीजें सीखने को मिलती हैं। पहले, कि हमें हर हाल में अपने साइंटिस्ट और उस इंसान का सम्मान करना चाहिए जो देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है, क्योंकि अपना काम ईमानदारी से करना ही उसका देशभक्ति है। दूसरी, किसी के भी बारे में मीडिया समाचार में कोई अफवाह सुनकर उसे तुरंत ही सच मानकर जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि पूरी बात जाने बिना निर्णय लेने से कभी सही निर्णय लिया नहीं जा सकता। हमें हमेशा सिक्के के दूसरे पहलू को जानने की भी रुचि रखनी चाहिए। तीसरी, दोस्तों, हमें हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि देर सवेर यहाँ सच सामने आ ही जाता है और न्याय मिल ही जाता है। और नंबी नारायणन जी इसका जीता जागता उदाहरण है। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में बस इतना है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे ऐसे ही एक और रोमांचक वीडियो के साथ जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।